हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जीके जो रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आपको हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले आप टाइमलाइन को याद रखिए। आप जब टाइमलाइन को याद रखते हैं तो मान के चलिए कि आपकी हिस्ट्री 25% कंप्लीट हो चुकी है। कैसे? क्योंकि जब एग्ज़ाम में सवाल आते हैं ना तो वो समय से संबंधित होता है, ईयर होता है, इसके बाद व्यक्ति विशेष का होता है, फिर नाम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये टाइमलाइन के साथ कवर हो जाती हैं। जब आपको घटनाएं पता होती कि कौन से समय में कौन सी घटनाएं हुई थी, तब आप क्या करते हैं कि ऑप्शन में से को क्वेश्चन में से ऑप्शन को एलिमिनेट करना समझ जाते हैं। और यही आपकी समझिए कि आपके 25% जो हिस्ट्री है वो कवर हो चुकी है। तो ये जो वीडियो रहेगा ये आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन किस प्रकार से बनती हैं, और उसमें बहुत सारी विशेष इन्फॉर्मेशन भी मैं देने की कोशिश करूँगा। और ये जो टाइमलाइन रहेगा ये रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता से लेकर के भारत की आज़ादी तक का। तो ये थोड़ा अच्छा वीडियो रहेगा, आप इसको विशेष रूप से याद रखिए ताकि आपकी जो समस्याएं हैं हिस्ट्री को लेकर के वो समझ में आ सके और आप इसको अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता से, क्योंकि जो हिंदू सभ्यता है वो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है सिंधु सभ्यता से लेकर के कहीं ना कहीं। ऐसे अगर हम बात करें तो जानकारी के लिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ मनुष्य का ऐसे कॉलोनी के रूप में, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता का समय काल है वो 1300 से मतलब 3000 से लेकर के 1500 बीसी तक माना जाता है। देखिए बीसी मतलब यहाँ पर ये बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात कही जाती है। टाइमलाइन होता है इस प्रकार से, आप मान के चलिए यहाँ पे जीरो एरा है, यहाँ पे बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह उनका जन्म इस टाइमलाइन से पहले हुआ था, और एडी मतलब आफ्टर डोमिनियन मतलब उनके जन्म के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से टाइमलाइन होती है जिसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो 2500 बीसी था यहाँ से सिंधु सभ्यता स्टार्ट होती है, या 3000 बीसी आप मान के चलिए, कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा, कहीं कहीं 3000 मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि 3000 से लेकर के 2500 जो बीसी है वहाँ पर सिंधु सभ्यता का प्रारंभ काल हुआ था। और इस समय क्या था कि जो सिंधु सभ्यता है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हुआ करता था उस समय, जो पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है अभी वर्तमान में। तो वहाँ पे जो क्षेत्र था, पंजाब वाला जो क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था उस समय। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब वहाँ पे 7 नदियाँ बहा करती थी, जो कि इसमें प्रमुख नदी वहाँ पर सिंधु थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता घाटी कहा जाता है। उसमें अपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये सारे क्षेत्र आते थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश में जो नदियाँ थी वो याद रखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये 7 नदियाँ थी जिनको आप विशेष रूप से इनके नाम को आपको याद रखना है। फिर 1500 बीसी का समय काल आता है। तो 1500 बीसी का जो समय काल आता है तो इस समय काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। यहीं से ऋग्वेदिक काल प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद 1400 बीसी में क्या होता है, दशराग का युद्ध होता है। जो दशराग का युद्ध हुआ था वो भरत किंग वर्सेस 10 किंग के बीच में हुआ था। तो जो भरत किंग के जो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो नेतृत्व करता थे वो वशिष्ठ थे, और 10 किंग्स जो थे उनके मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, विश्वामित्र थे। इन दोनों तीनों के बीच में युद्ध होता है, और ये जो जीतता कौन है उसमें, तो भरत किंगडम जो होता है वो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो दशराग का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो दशराग का जो युद्ध है वो रावी नदी के पास हुआ था, रावी नदी के तट पर। ये दोनों युद्ध, ये जो दोनों मतलब कह सकते हैं नेतृत्व करता थे, दोनों लोग थे, इनके बीच में उनकी सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो दशराग का युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। फिर आता है समय काल 1200 बीसी का। ये जो समय काल है ये पूरी हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है कि यहीं पर 1200 बीसी में आयरन की डिस्कवर हो जाता है। तो जो आयरन का डिस्कवर होता है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर इंडिया में ही आयरन का डिस्कवर होता है 1200 बीसी में इंडिया के क्षेत्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब लोहे की खोज हो जाती है ना तो यहाँ से सिविलाइजेशन आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसका उपयोग करते हुए फिर औजार बनाने शुरू किए जाते हैं, मतलब हथियार बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो युद्ध करने का तरीका है वो बदल जाता है। किसान कृषक वर्ग जो था उसको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख जाता है, वो हल बनाना सीख जाता है, खुरपी बनाना सीख जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाना सीख जाता है वो, जिसका उपयोग वो कृषि के लिए करता है। तो मान के चलिए यहाँ से कि ये जो समय काल था गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन माना जाता है 1200 बीसी। फिर यहाँ से आता है यहाँ पर 1000 बीसी।
1000 बीसी में क्या होता है, ये इस 1000 बीसी को पोस्ट वैदिक काल कहा जाता है, मतलब उत्तर वैदिक काल इसे कहा जाता है। फिर यहाँ पे जब आते हैं हम 850 बीसी में, तो 850 बीसी में क्या होता है, 850 बीसी में दो बहुत ही बड़ी महाकाव्यों की रचना होती है जिसे रामायण और महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत और रामायण की रचना जो है वो 850 बीसी में होती है, इसे आप याद रखिए। फिर आता है यहाँ पर 600 बीसी का समय काल। तो 600 बीसी का जो समय काल है, ये कहा जाए तो जब कॉलोनियाँ थी विकसित होने लग जाती है, लोग घर बना कर के रहने के साथ साथ एक संगठन के रूप में रहने लग जाते हैं। तो ये जो 600 बीसी का समय काल है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पर महाजनपद का गठन होता है। जो 16 महाजनपद है भारत में, पूरे भारतीय इतिहास में देखे जाते हैं, तो वो जो 16 जनपद थे, पीरियड ऑफ जनपद जिन्हें कहा जाता है, उन पीरियड्स ऑफ जनपद का जो 16 महाजनपद है उनका जो संगठन है, उनका जो गठन है वो यहाँ पर 600 बीसी में हो जाता है। फिर इसके बाद समय आता है यहाँ पर, ये जो मैंने सारी घटनाओं को बताया है ये थी 3000 से लेकर के 563 के बीच की। अब क्या होता है कि 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जो जानकारियाँ है वो जातक कथाओं के माध्यम से प्रचलित है। जातक कथाओं में इनकी जानकारियाँ दी गई है। इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था, उनका नाम था गौतमी, इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। फिर क्या होता है, तो 544 में मगध में प्रथम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। याद रखिए, अब मैं इसके बीच का बता रहा हूँ मैं। तो 544 में क्या होता है, मगध में साम्राज्य स्थापित हो जाता है और यह साम्राज्य हर्यक साम्राज्य कहलाता है। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए क्या किया, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ डिप्लोमेट्स तरीके अपनाए। उन डिप्लोमेटिक तरीक़ों में क्या था, शादी करना, शादी करके संबंध बनाना और इसके बाद अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना। इसी दरमियान इन्होंने एक राज्य ऐसा था, अंग का राज्य, जहाँ पर इस तरीके की उनकी एक डिप्लोमेसी नहीं चली, तो उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। फिर आता है यहाँ पर समयकाल 540 बीसी का। तो 540 बीसी में क्या होता है, 540 बीसी में यहाँ पर फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है और एक घटना के केंद्र में होते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का यहाँ पर जन्म होता है 540 के समय में। फिर 540 में जब महावीर स्वामी का जन्म होता है तो ये जो होते हैं ये कह सकते हैं कि जो कल्ट है जैन समुदाय का, इस जैन समुदाय में ये 24वें तीर्थंकर होते हैं। और जो इससे के पहले जो होते हैं तीर्थंकर वो होते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर होते हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए। उन 5 प्रिंसिपल्स में इन्होंने ये कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चुराना नहीं, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ों को फॉलो करना है। इन्होंने ये प्रिंसिपल दिए और ये सारे विचार इनके कहाँ पर अंकित है, ये जो सारे विचार है ये 12 किताबों में लिखी गई है, जिसे आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश है वो सर्वप्रथम 11 शिष्यों को इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ओके, ये हो गई पूरी की जानकारी महावीर गौतम बुद्ध, ये 540 तक की। अब हम देखते हैं 540 से लेकर के आगे की घटनाएं इनके बीच की। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि 518 का समय काल आता है। तो 518 में जो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण होता है, 518 में कब होता है याद रखिए, भारत में पहला विदेशी आक्रमण 1518 में होता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो दारा प्रथम द्वारा किया जाता है, जो कि ईरान का होता है। वर्तमान में जो ईरान है वहाँ से होता है, दारा प्रथम द्वारा पहला आक्रमण किया जाता है भारत में और ये विदेशी आक्रमण होता है। फिर इसी दरमियान कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे पर्शिया साम्राज्य की स्थापना की जाती है। पर्शिया साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, साइरस ने किया था। फिर आता है यहाँ पे समयकाल 492 बीसी का। 492 बीसी में क्या होता है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। और बिंबिसार की हत्या कौन करता है, बिंबिसार की हत्या उसका खुद का पुत्र अजातशत्रु कर देता है और वह मगध का शासक बन जाता है। याद रखिए, बिंबिसार की जो हत्या है वो उसी का पुत्र अजातशत्रु करता है 492 बीसी में और वह मगध का साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अजातशत्रु है इसने 2 मुख्य रूप से हथियारों का निर्माण किया था, आविष्कार किया था, इसके समय काल में हुआ था, जिसको यहाँ पर रथ मूषक कहा जाता है और दूसरा होता है महाशिला कंठक।
तो रथ मूषक क्या था कि रथ जो होता है, आपने बाहुबली मूवी देखा है किस तरीके से वो रथ मूषक रहता है, उसमें पंखियाँ लगी रहती है, वो काटती जाती गर्दन उस तरीके का। और महाशिला कंडक, तो ये पत्थर फेंकने वाले कुछ औजार उसने बनाए, जिसके माध्यम से वो बहुत ही उसका उपयोग करते हुए उसने बहुत सारे युद्धों को जीता। तो जो अजातशत्रु था, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी इसने राजगीर, या उसका नाम उस समय गिरिव्रज भी था, उसने उसको राजधानी बनाया था। फिर समय काल आता है यहाँ पर 483। 483 बीसी का जो समय काल आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहली बौद्ध संगति, मतलब फर्स्ट बौद्ध काउंसिल यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और यह जो होता है राजगृह में होता है। और राजगृह कहाँ पर है? राजगृह जो है वो बिहार में स्थित है। तो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल होता है 483 बीसी में होता है। फिर इसके बाद का जो समय काल आता है वो आता है 468। तो 468 जो आता है, यहाँ पर महावीर स्वामी का निधन हो जाता है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, आपने देखा होगा 544 में, उनका यहाँ पर निधन हो जाता है। 468 बीसी में इनका निधन हो जाता है, पावापुरी में इनका निधन हो जाता है। फिर यहाँ पर 461 का समय काल आता है। तो 461 में क्या होता है कि अजातशत्रु की भी मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु राजा बनता है 492 में, और इसकी 461 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, जो इसका पुत्र होता है उदयन, उदयन जो होता है ये यहाँ पर मतलब शासक बनता है, और ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है। उड्डयन ने पाटलिपुत्र बनाई थी। तो अजातशत्रु जब मगध वंश का जो राजा था, उसने अपनी राजधानी को राजगीर बनाया, लेकिन उसका जो पुत्र होता है उदयन, उदयन यहाँ पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना बनाने वाला जो व्यक्ति था वो उदयन था। उदयन की माता का नाम यहाँ पर पद्मावती था, ये भी आप विशेष रूप से याद रखिए। फिर आता है यहाँ पर 383 का समय काल। 383 का समय काल भी महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं पर सेकेंड बौद्ध काउंसिल होती है, सेकेंड बौद्ध संगति होती है, जिसको कराया जाता है कालाशोक के द्वारा। कालाशोक के द्वारा यहाँ पर सेकेंड बौद्ध काउंसिल कराई जाती है, और ये आयोजित किया जाता है वैशाली में। वैशाली में इसे आयोजित किया जाता है, और इस समय जो वंश होता है वो शिशुनाग वंश होता है उस जगह पर, जिनके समय काल में ये बौद्ध काउंसिल आयोजित किया जाता है। तो पहली बौद्ध काउंसिल होती है 483 में, याद रखिए। तो इसके 100 वर्षों के बाद यहाँ पर सेकेंड बौद्ध काउंसिल आयोजित की जाती है। फिर इसके बाद का समय आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद का समय आता है 344 बीसी। 344 बीसी में क्या होता है? तो नंद वंश जो है यहाँ पर उज्जैनी के बाद के जो शासक थे, मगध के नंद थे, इनकी शुरुआत हो जाती है। नंद वंश की शुरुआत हो जाती है, मगध के नंद, और जो तीसरे वंश थे इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? उज्जैनी से होती है। फिर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण घटना का क्रम बदलता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम समय काल 327 से लेकर के 326 में। तो ये जो होता है, ये फिर से कुछ परिवर्तन होने वाले दृश्य होते हैं भारतीय इतिहास में। और ये जो दृश्य होते हैं, इन दृश्यों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, तो भारत पर अलेक्जेंडर का हमला होता है, मतलब दूसरा बड़ा विदेशी आक्रमण होता है। इसमें भारत और यूरोप के बीच एक भूमार्ग खोल देता है। इसी युद्ध को आप देखेंगे किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसी युद्धों को आपने बैटल ऑफ झेलम सुना होगा। फिर इसके बाद हाइडे स्पीज या वितस्ता नदी, ये सारी युद्ध जो है ये यहीं पर होते हैं। और ये किसके बीच होते हैं? तो ये सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध होते हैं। सिकंदर लगभग 33 वर्ष की उम्र में बगदाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो युद्ध होता है यहाँ पर जो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि युद्ध किस नदी पर हुए थे। ओके, तो युद्ध झेलम नदी पर हुआ था। याद रखिए क्या हुआ था? झेलम नदी पर, और इसको वितस्ता भी कहा जाता है, और हाइडे स्पीज की भी इसे युद्ध कहा जाता है। 3-4 नामों से इसे जाना जाता है। तो ये आप विशेष रूप से याद रखिए इस युद्ध के नाम को। फिर आता है आपका जो समय काल, ये जो कहा जाता है कि मौर्य काल जो है लगभग 323 से लेकर के 183 बीसी तक माना जाता है मौर्य काल के समय काल को। फिर 323 बीसी में क्या होता है? 323 बीसी जो है आपका, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का उद्गमन होता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद जो होता है, नंद वंश का जो शासक होता है, उसको मार करके मौर्य वंश का स्थापना करता है। और मौर्य वंश की स्थापना करने के साथ ही भारत का फिर से इतिहास है ना बदल जाता है।
और जो मौर्य वंश के स्थापना करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वह होता है, यहाँ पर आप देखेंगे वो किसका होता है, चाणक्य का। चाणक्य भारतीय इतिहास में एक बहुत ही समझे हुए ऐसे व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, और उनके द्वारा रचित है किताब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है वो राजनीति से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं उसके ये गुरु होते हैं चाणक्य। तो चाणक्य ने जिस प्रकार से घनानंद की सत्ता को ख़त्म किया और मौर्य वंश की स्थापना में अपना सहयोग दिया, तो वहीं से चाणक्य की जो सुपरमेसी है वो बढ़ जाती है, उनका जो कद है वो और बढ़ जाता है। फिर चाणक्य ने तक्षशिला में क्या थे, वो एक पॉलिटिक्स के पढ़ाते थे, मतलब शिक्षक थे वो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना सिखाया, बहुत सारे नियम बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कोड ऑफ लैंग्वेजेस का उपयोग करना सिखाया उन्होंने, और ये सारी चीज़ें हुई थी। और एक समय एक चीज़ और याद रखिए कि जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समकालीन था, मतलब उसके कंटेम्प्रेरी राजा था वो कहाँ से था, वो यूरोपियन साम्राज्य का था वो। फिर यहाँ पे समय काल आता है 313 का। तो 313 में ऐसा क्या हो जाता है, तो देखिए 313 में क्या होता है कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है, ये ऐसा माना जाता है 313 में। फिर यहाँ पर हम चलते हैं 305 में। तो 305 में क्या होता है, तो 305 में फिर से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो वो घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो देखिए 305 में क्या होता है कि जो यूनानी शासक था, यूनानी शासक कौन था, शेल्यूकस था, और यूरोपियन शासक साम्राज्य कौन था, चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर था। ओके, तो अलेक्जेंडर जो था यूरोपियन शासक था, और जो सिकंदर था वो यूनानी शासक था। ओके, तो यूनानी जो शासक था वो शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर काबुल, हेरात, गंधार, बलूचिस्तान, पंजाब क्षेत्र जीत लेता है। कौन सा, ये आज के समय अगर आप भारत देखेंगे तो भारत का लगभग इस तरीके का जो हिस्सा है, आप मान के चलिए, मेरी राइट मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है, लेकिन फिर आप मान के चलिए ये भारत का कश्मीर हिस्सा है, और ये पूरा का पूरा मान के चलिए यहाँ पर इधर से लेकर के इधर ये पाकिस्तान है, और फिर ऊपर से आप देखेंगे इस तरीके से जम्मू कश्मीर थोड़ा सा टच में, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है, और ये अफगानिस्तान है। तो क्या होता है कि ये जो इसके क्षेत्र हैं, यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर अफगानिस्तान में काबुल, हेरात, गंधार, बलूचिस्तान वाला ये वाला क्षेत्र, फिर पंजाब के, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को वो जीत लेता है, और जीतने के बाद ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इसी दरमियान जो सेल्यूकस थे, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, अपनी पुत्री का विवाह वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और वो वहीं पर रहने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर आपका समय काल 300 बीसी का। तो 300 बीसी का जो समय काल आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर प्रथम जैन संगति आयोजित की जाती है, फर्स्ट जैन काउंसिल यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और ये लगभग होता है 300 बीसी में। फिर आता है यहाँ पे आपका समय काल 298 बीसी। 298 बीसी में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में होती है, जो कि मैसूरू में स्थित है, कर्नाटक में। उपवास जिसे संथारा कहा जाता है जैन समुदाय में, या समलेखन भी कहा जाता है, उससे ये अपने शरीर को त्याग देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बात विशेष रूप से याद रखिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन समुदाय, मतलब जैन समुदाय को वो फॉलो करने लग जाते हैं, वो जैन धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को। फिर यहाँ से चलता है समय काल आपका बढ़ता जाता है। फिर बिंदुसार जो होता है मौर्य वंश का शासक बनता है। तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो राजा कौन बना, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वो उस मौर्य वंश का शासक बनता है। फिर यहाँ पर बिंदुसार के कार्यकाल में कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 263-73 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो कि फिर से भारतीय इतिहास को बदलने वाली होती है। यहाँ पर जो 273 से लेकर के 232 ये समय काल जो होता है वो अशोक का समय काल हो जाता है। तो 269 में अशोक राजा बनता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसने अपने 98 भाइयों की हत्या करा और राजा बना, ऐसा माना जाता है। इसके 100 भाई थे। ये सारी जानकारी कहाँ पर मिलती है, ये सारी जानकारियाँ जो बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, जिसके आधार पर ये तथ्य मैंने बताने की कोशिश किया है आप लोगों को। 269 में अशोक राजा बनता है। फिर इसके बाद 261 में ये क्या करता है, कलिंग का युद्ध लड़ता है। वर्तमान में कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में ये युद्ध लड़ता है। ये जो युद्ध लड़ता है
कलिंगा के बहुत सारे हिस्सों को जीतने के लिए लड़ता है। और ये यहाँ पर इसने लगभग अपनी सारी सेनाओं को लगा देता है, लगभग 1.5 लाख सेना उस समय 261 BC में देता है ये। और जो कलिंगा के राजा थे वो अनंत पद्मनाभन कलिंगा के राजा थे, और यहीं से बहुत सारी चीज़ों को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस युद्ध के बाद इतना प्रभावित हो जाता है, इतना इतना मार काट देखता है ये, उस मार काट की वजह से ये जो है इसकी मतलब चीज़ों को बदलना शुरू हो जाता है। ये अब सोचता है, और इसके बाद से इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और हृदय परिवर्तित के बाद ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने लग जाता है। फिर आता है यहाँ पे समय काल 250 BC का। 250 BC में क्या होता है, देखिए 250 BC में थर्ड बौद्ध काउंसिल होती है, तीसरी बौद्ध संगति होती है 250 BC में, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है। फिर से याद रखिए, पहला होता है 483 में, दूसरा होता है 383 में, और जो चौथा होता है बौद्ध काउंसिल वो 250 BC में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है। फिर 232, ये देखिए 32 लिखा हुआ है, 273 में अपना कार्य प्रारंभ करता है। 232 में इसकी मृत्यु हो जाती है, अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईस्वी में। फिर यहाँ से फिर से भारतीय इतिहास का बदलना प्रारंभ हो जाता है। फिर 185 185 का जो समय काल होता है, 185 में क्या होता है, 185 में एंड ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी है उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और ये कैसे होता है, शुंग वंश की स्थापना के साथ ही। शुंग वंश की स्थापना जो हुई है वो हुई है मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है उनकी हत्या करने के बाद। तो शुंग वंश की स्थापना जिसने वृहदत्त की हत्या करी थी, मतलब अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का वो वृहदत्त था, उसकी हत्या करी उसने। फिर पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था ऐसा माना जाता है, ने शुंग वंश की स्थापना करी। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से विदिशा परिवर्तित कर दिया। देखिए कहाँ पाटलिपुत्र कहाँ पर था, पाटलिपुत्र था बिहार में, और विदिशा कहाँ पर है, जिसे बेलसा कहा जाता है, वह है मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने अपनी राजधानी को बिहार से विदिशा परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्ध धर्म का विरोधी था, मतलब उसने बहुत ही चीज़ों को उसने तोड़ा फोड़ा। तो जब आप यहाँ पर सांची की तरफ आएंगे, जो रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी खंडित चीज़ें दिखाई देंगी, और बौद्ध धर्म की जो सांची स्तूपा है वो भी बनाया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने की वजह से इस के मन में हीन भावना थी बौद्ध धर्म के प्रति। इस वजह से इन्होंने उन मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, बहुत ही हद तक उसने नुकसान पहुंचाया। दोस्तों इसके बाद का जो समय काल आता है वो आता है 160, मतलब 145 से लेकर के 120 101 तक, मतलब इसके बीच का जो समय था। तो इसके बीच के समय को हम थोड़ा कवर करते हैं। तो देखिए 165 में क्या होता है, मिनांडर जो कि राजा बन जाता है इंडो ग्रीक किंगडम का। ये नागसेन को इसने डिफीट किया। फिर नागसेन को डिफीट करके मिनेंडर ने क्या किया कि धर्म एक डिबेट कराया। और इस समय का जो काल था, तो सीधी सी बात आप याद रखिए कि जो 165 BC का जो समय काल था वो मिनेंडर का समय काल था। और मिनेंडर की जो राजधानी थी वो शाक्याल थी, जिसे सियालकोट भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में थी। तो आप मिनेंडर का जो समय काल रहेगा वो 165 से याद रखिए। फिर आता है यहाँ पर 73 BC का समय काल। तो 73 BC में क्या होता है, तो कण्व वंश जो साम्राज्य था जिसके वासुदेव संस्थापक थे, ये ब्राह्मण थे, इसकी स्थापना होती है। फिर आता है यहाँ पे समय काल 557 BC। 557 BC में विक्रम संवत प्रारंभ होता है। याद रखिए विक्रम संवत जो कि हिंदू कैलेंडर है वो 500 ये मतलब 57 BC में प्रारंभ होता है। फिर विक्रमादित्य जो उज्जैन वाले थे द्वारा स्थापना की जाती है इस विक्रम हिंदू संवत की। फिर शकों का आगमन हो जाता है 57वीं BC में ही, जो कि सीथियंस कहलाते हैं। फिर विक्रम संवत जो प्रारंभ होता है वो 21 मार्च जैन मतलब चैत्र प्रतिपदा से इसे प्रारंभ माना जाता है। फिर यहाँ पे जो समय काल है वो देखेंगे आप कि 58 BC जो मैंने बताया 57-58 BC विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। फिर इसी दरमियान भी कुछ एक और समय टाइमलाइन है, ये 30 BC का। तो 30 BC लगभग कहा जाए तो जो AD है, मतलब सॉरी जो BC है, बिफोर क्राइस्ट के जन्म का समय का जो टाइम मेरा है इस टाइमलाइन का, इस 0 से लेकर के BC वाला, इसका समय काल लगभग ख़त्म माना जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सातवाहन डायनेस्टी जो थर्ड डायनेस्टी है उनका लगभग लास्ट होते हैं। ये सिमुक इसका फाउंडर होता है सातवाहनों का। और ये जो एरिया है ये आप आंध्र प्रदेश के आसपास देखेंगे इसको। फिर यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत
एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रह जाती है यहाँ पर इस डायनेस्टी में और इस समय काल के दरमियान। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिष्ठान जो रहता है सातवाहनों का राजधानी होता है जो वर्तमान में अमरावती है। फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होने लग जाती है और यहीं से लगभग यहाँ से इस समय काल के बाद बीसी का जो एरा होता है वो ख़त्म हो जाता है और यहीं से फिर स्टार्ट होता है एडी के बारे में इन्फॉर्मेशन। मतलब एडी का जो समय काल है, जैसे जो टाइमलाइन था हमारा, हमने इस टाइमलाइन पे देखा था कि जीरो समय एरा, तो यहाँ पर बीसी मतलब यहाँ पर मान के चलिए कि ईसा मसीह का जन्म होता है हिस्ट्री में, और यहाँ पे बीसी का समय काल होता है और यहाँ से एडी का समय काल होता है। तो ये जो एडी होता है आफ्टर डोमिनियन, तो इसके बाद का जो समय काल है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ से आपको समझने की कोशिश कराएंगे कि किस प्रकार से आगे की चीज़ें बढ़ी। मतलब ईसा मसीह का जन्म काल हो जाता है, उसके बाद का जो समय काल होता है उसमें भारत की राजनीति में, ऐसे हिस्ट्री में क्या क्या परिवर्तन हुए हिस्ट्री के परिदृश्य में, टाइमलाइन के फॉर्म में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी। तो आप इसी प्रकार से चीज़ों को देखिए, समझिए और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिले। और आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस रहेंगे जो कि आप लोगों को अगली स्लाइड में देखनी है, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आपकी स्टडी में। तो उसे विशेष रूप से देखिए और जो आपको संदेश दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है, आप उन्हें फॉलो करिए, क्योंकि वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और ख़ासकर ये जो वीडियोस है इन्हें आप विशेष रूप से देखिए और बार बार देखिए, बार बार सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आप उन चीज़ों को स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो उन्हें बार बार सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। नोट्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होती हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल डिस्कस एंड वी विल। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा, आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है, आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।